नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णव सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से और बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट। इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की 3 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है और अब सोमवार को भी सभी आरोपियों को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी आगे की हिरासत की मांग कर सकती है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आरोपियों के खिलाफ चोरी के सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ अब तक बता दें आपको 7 आरोपियों की निशानदेही पर करीब 80 लाख रुपए बरामद किए जाने का दावा भी किया गया है। तो वहीं 8वें आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का आरोप है कि वो साजिश का हिस्सा थे। फिलहाल पुलिस को एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है और इस मामले में कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इस बीच विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई केवल छोटे स्तर के लोगों तक ही सीमित है, जबकि इस मामले के बड़े जिम्मेदार लोगों तक जांच की आंच नहीं पहुंच पाई है। तो इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा गया है। और इसी के साथ आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी ये भी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल लगातार चल रही है और चंदा चोरी पर सियासत फिलहाल अब तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक इस पर अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी बीजेपी या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच 2 इस्तीफे आ चुके हैं, 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि एसआईआर की रिपोर्ट में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि एसआईआर की माफ कीजिएगा एसआईटी की जो टीम है वो लगातार इस मामले को लेकर काफी यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आ रही है और एक के बाद एक परत दर परत इस मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं। अभी तक आपको बता दें शिकंजे में कई जो कार्यकर्ता हैं जो कि नोटों की गिनती में या यूं कहें कि दान पेटी में जो रकम आती थी उसकी गिनती में शामिल थे, उनको तो बेनकाब कर दिया गया है, लेकिन आगे और भी कई चेहरे बेनकाब होने की गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है। ऐसे में अब तक का जो यहां पर बड़ा अपडेट है वो ये भी है कि 42 दिन में 70 बार नकदी में हेरा फेरी दर्ज हुई है। तो एसआईटी की जो गहनता से जांच पड़ताल हुई है, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें अब तक तमाम जो इस तरह के पहलू हैं, फैक्ट्स हैं, वो नजर आ रही हैं। ऐसे में एसआईटी का जोर अब फिलहाल देखने को मिल रहा है। भेंट चढ़ावा व्यवस्था में भी बदलाव आगामी दिनों में किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे के आधार पर वो यहाँ पर सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ आपको बता दें यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजीव ओझा। राजीव, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2 लोगों के इस्तीफे भी आ चुके हैं, किस तरह से एसआईटी आगे की कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, फिलहाल सभी अभियुक्त जेल भेज दिए गए हैं। सोमवार को उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश होगी, कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड मांगेगी। इस बीच पुलिस ने विधिवत विवेचना के लिए अपने आगे डिप्टी एसपी को जांच टीम का नेतृत्व दिया है। जो रामजन्मभूमि थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका नेतृत्व जो है एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी करेंगे, ताकि जांच की निष्पक्षता और इक्वालिटी बनी रहे। अभियुक्तों का बयान भी दर्ज होना है, सभी 8 अभियुक्तों का। और इसके अलावा जो एसआईटी अलग से जांच कर रही है, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो एसआईटी भी सोमवार को अयोध्या पहुंच सकती है, जिसमें लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज लखनऊ किरण एस और एक वित्त विभाग के अधिकारी नीलरतन कुमार शामिल हैं। ये तीनों सदस्य एसआईटी के लखनऊ आकर के अयोध्या आकर के भी उनसे अभियुक्तों से पूछताछ कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस एफआईआर में जो दर्ज हुई जो तहरीर है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसके आधार पर अभियुक्तों से पूछताछ करेगी, उनसे और तथ्यों की जानकारी लेगी, उनका आमना सामना भी करा सकती है, उन्हें कहीं ले जा करके कुछ और बरामदगी कोशिश भी हो सकती है। हो सकता है कि कहीं और पैसा छिपा कर रखा गया हो, जैसे अभी तक लगभग 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, कुछ सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, कुछ अन्य वस्तुओं की बरामदगी की कोशिश भी हो सकती है। तो जो भी गतिविधियां होंगी सोमवार से इसमें और तेजी आएगी और जो उनके सहअभियुक्त होंगे यानी अन्य में जो नाम शामिल हैं, जो उनके सहयोगी रहे होंगे, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, पूछताछ में अगर जानकारी कोई निकल कर आती है तो। जी।
ऐसे में यहाँ पर राजीव ये भी देखा जा रहा है, चंपत राय को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस्तीफा तो दे दिया है लेकिन गिरफ्तारी कब होगी। तो क्या ऐसे में चंपत राय के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी है या क्या कुछ उनको लेकर जानकारी सामने आ रही है? देखिए, चंपत राय की अभी तक किसी आपराधिक गतिविधि में कोई संलिप्तता की बात सामने नहीं आई है। जो भी जांच हुई है, जो एफआईआर हुई है, उसमें चंपत राय की तरफ कोई इशारा नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट में भी चंपत राय की तरफ कोई इशारा नहीं है। गिरफ्तारी तब होती है जब किसी आपराधिक गतिविधि में कोई संलिप्तता पाई जाती है। जैसे अगर जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं 8, अगर इनसे पूछताछ होती है और इनके द्वारा उनके संरक्षण या उनके किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होने की बात कही जाती है, तो उन्हें आपराधिक साजिश का दोषी पाया जा सकता है। तो आगे फिर विवेचना में उनका नाम बढ़ाया जाएगा और फिर कोई कार्रवाई आगे हो सकती है। फिलहाल चंपत राय या अनिल मिश्रा या ट्रस्ट के किसी भी अन्य पदाधिकारी पर किसी तरह का कोई आपराधिक कृत्य नहीं बनाया गया है। उनकी जो भूमिका है वो एक नेग्लिजेंस की है कि उनकी एक जिम्मेदारी थी, एक जवाबदेही थी, ट्रस्ट में पदाधिकारी थे, तो उन्होंने एक उचित तरीके से उसकी निगरानी नहीं की। उनको फिलहाल इतने का ही दोषी माना गया है और आगे की जांच में अगर बात सामने आती है तो फिर देखा जाएगा। ठीक है राजीव, यहाँ पर देखिए किसी भी तरह की संलिप्तता जो है चंपत राय की देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसे में फिर इस्तीफा क्यों दिया गया है अपने आप में ही बड़ा सवाल बना हुआ है। की बात है, तमाम बिल्कुल घोषणा नहीं की जा रही है, लेकिन वो एक तरह से नैतिकता के आधार पर है, क्योंकि ये ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी थे। ट्रस्ट में जो महासचिव का पद है एक तरह से सीईओ का पद है, यानी मुख्य भूमिका में चंपत राय थे। तो अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी वहां पर हो रही थी तो उनके सुपरविजन में कमी मानी जाएगी। तो हो सकता है जो दबाव उन पर बनाया गया विष्णु प्रसाद की ओर से, संघ परिवार की ओर से, वो एक नैतिकता के आधार पर है कि आप इस ट्रस्ट से दूर हो जाइए ताकि जो जांच हो रही हो वो निष्पक्ष हो और निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। तो इसी आधार पर इस्तीफे की बात अभी तक सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी घोषित नहीं किया गया है। माना यह जा रहा है कि ट्रस्ट की जो अगली बैठक होगी उस बैठक में उनका इस्तीफा रखा जाएगा और ट्रस्ट के लोग उस पर विचार करके आगे निर्णय लेंगे। संभवतः इसीलिए आधिकारिक रूप से अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा है उसको। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की राजीव, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम के दरबार में देर है अंधेर नहीं, छल कपट और अन्याय बहुत दिन तक नहीं चलता। राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी करने वाले बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन चंदा चोरी का जो सच सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। लाखों करोड़ों रुपए और कीमती गहनों का गबन किया जा रहा था। प्रभु श्री राम के दर पर खुलेआम लूट हो रही थी। चंदे की लूट ने न सिर्फ करोड़ों भक्तों की आस्था पर चोट पहुंचाई है बल्कि लोगों के विश्वास को भी खंडित किया है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के साथ ही कड़ा एक्शन भी शुरू हो गया है। ट्रस्ट के सदस्यों पर गाजगिरी और साथ ही साथ महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा से इस्तीफा ले लिया गया है। दोनों के इस्तीफे को जांच में मिली गड़बड़ियों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ टिन्नू यादव, करुणेश पांडे समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गुरुवार को आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और कोर्ट ने सभी को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपियों के पास से अब तक 79 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। आगे की जांच फिलहाल अब भी चल रही है। ट्रस्ट के कर्मी थे, उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एकजों की और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। उसका मंडे को फिर आएगा। हाँ जी हाँ। इनको अभी कौन सा रिमांड, ये इनको जेल भेजा गया है? हाँ जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड दिया गया। हाँ न्यायिक अभिरक्षा में दिया गया। 79,85,000 रुपए कुछ मतलब इतने जो बरामद किए गए हैं। टोटल हाँ 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास। तो एसआईटी की जांच अब भी जारी है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पक्की है। सीएम योगी ने पहले ही कहा था कोई भी दोषी बचेगा नहीं। एसआईटी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन 8 गिरफ्तारी और 2 इस्तीफों के बाद सियासत थम नहीं रही। विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ मोहरों पर कार्रवाई हो रही है, असली चेहरों को बचाया जा रहा है। कुछ छोटी मछलियों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, कुछ मामूली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ, लेकिन जो डकैत हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जो माफिया हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिनको मोदी जी ने यहां पर बिठाया है वो अभी भी बचे हुए हैं। आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए इन चोरों के खिलाफ। चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। आपने एसआईटी क्यों बनाई? जब आपने बनाई तो उसने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और अगर उसकी रिपोर्ट पर आप कहते हो कि हमने एफआईआर कराई तो आपने किस हैसियत से राम मंदिर ट्रस्ट को एसआईटी सौंप दी? ये सारे सवाल हैं
कि आप किसको बचाना चाहते हो? योगी साहब से बहुत उम्मीद करते हैं लोग। तो आरोपियों पर एक्शन और विपक्ष की सियासत पर सीएम योगी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। देवरिया में सीएम ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। जो आरोप लग रहे हैं उनकी मंशा सही नहीं है। आरोप लगाने वाले प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखे। अगर गड़बड़ी का कोई सबूत है तो एसआईटी को दें। बिना सबूत राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। एसपी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो भगवान राम को पहले ही नकार चुके हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल तक खड़े कर चुके हैं। अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। वहीं सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा था कि जो भी सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सरकार किसी भी हाल में इस मुद्दे पर विपक्ष को हावी नहीं होने देना चाहती। लेकिन आरोपों की राजनीति थम नहीं रही। चंदा विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए और असली आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजनीति करने वालों पर पलटवार किया। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करके पिछले 30 साल से भगवान राम का मंदिर बनाने के नाम पे चंदा चोर पार्टी सत्ता में आई। उनका नाम इस्तेमाल करके ये सत्ता में आए और जब से सत्ता में आए तब से इन्होंने राम मंदिर को अपनी पैसे की हवस का शिकार बना दिया। देखिए, निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया है। एफआईआर में नाम भी बढ़ेगा। ये तो आप तफ्तीश करने वाले लोग बताइए। कह रहे हैं कि ये लोग चंदा चोरी के जो लोग, आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए हमला बोला है और लिखा है कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। दान भक्तों का मुखौटा उतर गया है क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि भगवान के ऑडिट से बीजेपी बच नहीं पाएगी। राजनीति जारी है और लगता नहीं है कि इतनी जल्दी आरोप प्रत्यारोप रुकेंगे। लेकिन राजनीति से इतर अब बात करते हैं चंदा चोरी के पूरे खेल की। तो गिरफ्तार किए गए 8 आरोपी कैसे करते थे चंदा चोरी और मंदिर में उनकी क्या भूमिका थी, चलिए आइए उसको भी समझते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव का, जो कि दान पात्रों की देखरेख और दान की रकम और गहने जमा करवाने का काम करता था। दूसरा नाम है करुणेश पांडे का, जो चढ़ावे की रकम की गणना में शामिल था। और इसी के साथ आपको बता दें जो तीसरा नाम सामने आ रहा है वो है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का, जो चढ़ावे की गणना का इंचार्ज था, और लवकुश मिश्रा जो कि चढ़ावे के नोटों की गिनती में शामिल था। पांचवा नाम अनुका मिश्रा का है, जिनके पास से भी नोटों की गिनती की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। और छठा नाम मनीष यादव, जो कि चढ़ावे के नोटों की छटनी का काम करता था। सातवां नाम जो है वो अविनाश शुक्ला का यहाँ पर सामने आ रहा है। और रमाशंकर मिश्रा भी, जो दोनों ही नोटों की गिनती का काम करते थे। ये सभी आरोपी किस तरीके से कैमरों की आंखों में धूल झोंक कर चंदा चोरी करते थे, ये भी आपको बताते हैं। तो दरअसल एसआईटी की जांच में मिले सबूतों के मुताबिक आरोपी नोट गिनने के दौरान 500 की गड्डियों में से एक्स्ट्रा नोट जोड़ देते थे। मिलीभगत होने की वजह से मंदिर में मौजूद बैंककर्मी सिर्फ गड्डियों की संख्या गिनते थे, नोट नहीं गिनते थे। ये गड्डियां फिर बैंक जाती थी, जहां बैंककर्मी गड्डियों से एक्स्ट्रा नोट निकाल लेते थे। चोरी का ये पैसा बैंक में अविनाश के खाते में जमा होता था, जिससे सभी को शेयर मिलता था। दूसरा तरीका यह भी था कि गिनती के दौरान एक आरोपी सीसीटीवी के सामने खड़ा हो जाता था और दूसरा आरोपी 500 की गड्डी छिपा लेता था। हर महीने दान के नोटों में कमी होने पर शक हुआ तो ट्रस्ट ने खुफिया कैमरे लगाए, जिसके बाद ये चोरी पकड़ी गई थी। तीसरा तरीका यह भी था कि टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव
दान पेटियों से छोटे गहने गायब कर देते थे। जिस रूम में दान पेटियों के गहने जमा होते थे वहां इनका आना जाना अक्सर होता रहता था। सबसे अहम सवाल ये भी है कि आखिर इतने दिनों से दान में चोरी हो रही थी, लेकिन ट्रस्ट के सदस्यों को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ ट्रस्ट के सदस्यों की मिलीभगत से ही होता रहा है? राम मंदिर में चंदा चोरी की इस घटना ने संतों को भी काफी हद तक आहत किया है। निष्पक्ष भाव से एसआईटी जांच हो रही है और उस जांच में कई लोग, मैंने सुना, गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निस्संदेह कार्रवाई होगी। तो ट्रस्ट के महासचिव और सदस्यों की निगरानी पर भी गंभीर सवाल है। अगर ट्रस्ट के सदस्यों ने लापरवाही नहीं बरती होती तो इस तरह से चंदे की लूट नहीं होती। अगर एसआईटी की जांच नहीं होती तो शायद चंदा चोरों की हेराफेरी सामने नहीं आती। जांच टीम ने 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली है। इस दौरान 42 दिनों में 70 बार नकदी के साथ हेराफेरी की बात सामने आई है। एसआईटी के गहनता से जांच के बाद भी कैश प्रबंधन से जुड़े शातिर शिकंजे हैं वो भी यहाँ पर देखे गए हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में कैश की गिनती, प्रबंधन की पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चढ़ावे की व्यवस्था में कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। गणना में शामिल कई आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। टिन्नू और सुभाष ने पूछताछ में कई बैंक अधिकारियों के नाम भी लिए हैं। तो वहीं कैश गायब करने के लिए बड़े ही शातिराना तरीके से सुनियोजित तरीका अपनाया जाता था। सोचिए, 42 दिन की सीसीटीवी फुटेज की जांच में ही लाखों रुपए की हेराफेरी का पता चला है। लूट का ये खेल कब से चल रहा था और अब तक कितना पैसा और कितना सोना चांदी गायब किया गया है, इसका हिसाब आना अब भी बाकी है। जांच टीम ने पिछले 3 साल की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं और गड़बड़ी की बात भी कबूली है। जिन लोगों के हाथ में मंदिर की बड़ी जिम्मेदारी थी वो नाम है चंपत राय, अनिल मिश्रा। इसलिए दोनों से इस्तीफा ले लिया गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता हैं। राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से लेकर मंदिर निर्माण और उसके संचालन तक में उनकी अहम भूमिका रही है। ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज, वित्तीय प्रबंधन, भूमि संबंधी मामलों और मंदिर की दैनिक व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास थी। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल मिश्रा, जो अयोध्या के सीनियर डॉक्टर हैं और लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, ट्रस्ट के भीतर उन्हें मंदिर के चढ़ावे की गिनती, उसके सुरक्षित भंडारण और बैंक जमा की पूरी निगरानी सौंपी गई थी। मंदिर की पूरी नियंत्रण प्रणाली, चेकिंग व्यवस्था, जवाबदेही सवालों के घेरे में है। सवाल यह भी है कि क्या दोनों की जानकारी में चंदे की लूट हुई? अगर नहीं तो फिर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई?